हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका पुनः इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे पता है प्रसन्नताएं आपकी बहुत अधिक हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए थी, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको मिल गई है ना। कोई बात नहीं है ना। आज आपको साइकोलॉजी की जो है ई बुक कल ही मैंने प्रोवाइड करवा दी थी आपको, है ना। आगे भी और इससे भी बेहतरीन होगा, है ना, होता रहेगा। आप मस्त रहें। अभी हमारी शिक्षण विधियां चल रही है, कुछ दिन के अंदर शिक्षण विधियां भी पूरी हो जाएगी, और पूरी होने के बाद और कुछ न कुछ विशेष और कुछ न कुछ खास हमारे बीच में होता रहेगा। ये चलता रहेगा जब तक हम एक मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक अपन अपना एक सफर पूरा तय नहीं कर लेते, तब तक ये कारवां चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, है ना। आप मस्त रहो। मेरे में जितना सामर्थ्य है वो मैं पूरा लगाने का प्रयास करूंगा, लेकिन हम उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक, उस उद्देश्य तक जरूर पहुंचना चाहेंगे जो हमने निर्धारित किया है कि हमें उसे जीवन में प्राप्त करना है, और उसे हम करके रहेंगे। और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हम करने के लिए तैयार हैं। खैर, ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। अपन यहां बात करते हैं आज आपके मेन हिंदी। आपके 2 क्लास में कल आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। कल आप मान लो, हाँ कल मान लो, नहीं तो परसों 2 क्लास में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके दिन एक दिन पर्यावरण का लगेगा, एक दिन गणित का, एक दिन विज्ञान का, और 2 दिन सामाजिक विज्ञान के। 4, 5, 7, 8 दिन, मतलब 10 तारीख के लमसम आपके ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तब तक विज्ञप्ति भी आ जाएगी, और विज्ञप्ति आने के बाद में अपन एमसीक्यू और पीवाईक्यू के अलावा अन्य किसी चीज के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रिविजन के अलावा। तब तक अपन थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर देते हैं। डालने को तो मैं 2-3 क्लास भी रोज की डाल दूं, क्या मतलब उस चीज से, क्या लोड लेना। मेरी भी तो एक सब्जेक्ट है ना, दूसरे सब्जेक्ट भी तो आपको पढ़नी पड़ती है। केवल साइकोलॉजी से तो सिलेक्शन होगा नहीं, कि केवल शिक्षण विधियों से तो होगा नहीं, तो अलग भी आपको टाइम देना पड़ता। तो मैंने अपने आप का 1 घंटा निर्धारित कर रखा है कि मुझे 1 घंटा दीजिए, बाकी आप अपने जो भी तैयारी कर रहे हो उसको दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना काम उस 1 घंटे में कर दूंगा जो मुझे करना है। चलिएगा, हम भाषा शिक्षण की बहुत सारी नई नई बातों की चीजों के लेकर के चर्चा कर रहे थे। आज भी अपन कुछ ऐसी ही खास बातों के ऊपर चर्चा करने वाले विशेष। आज आपके सामने मैं एक नई चीज आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों, वो है भाषा सीखने सिखाने की दृष्टियां। एक टॉपिक है हल्का सा, छोटा सा, और यहां से कई बार प्रश्न आया है। भाषा सीखने सिखाने की दृष्टियां, सीखने सिखाने की दृष्टियां, भाषा सीखने सिखाने की दृष्टियां। ये क्या चीज होती है मेरे दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने की दृष्टियां? कि किस तरीके से भाषा सीखी जा सकती है और किस तरीके से बालक को भाषा सिखाई जा सकती है। वैसे तो भाषा सीखने सिखाने की दृष्टियां अनगिनत है ना। कितनी संख्या में अपन उसको ले सकते हैं। संख्या कोई लोक नहीं है, संख्या में कोई अस्थिरता नहीं है कि इतनी संख्या की और इसके बाद में नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी भी दृष्टियां हो सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत अपन 2 दृष्टियां सबसे पहले मैं कंपैरिजन करते हुए पढ़ूंगा। एक आपकी दृष्टि आती है मेरे दोस्तों, जिसको कहा जाता है भाषा अर्जन। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? एक आपके भाषा सीखने की दृष्टि आती है, जिसको क्या कहा जाता है? आपके भाषा अर्जन। और एक जो ऐसी की ऐसी आती है, जिसको कहा जाता है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम। 2 प्रकार की प्रक्रियाएं मैंने आपके सामने लिखाई। एक है आपके भाषा अर्जन और एक है आपके भाषा अधिगम। 2 चीज है, भाषा अर्जन और एक क्या होगी? आपके भाषा अधिगम। अब देखो, आपको ध्यान क्या रखना है इस चीज के अंतर्गत। भाषा अर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी बिना प्रशिक्षण के यदि हम किसी चीज को सीख रहे हैं, वो भाषा अर्जन है। एक बालक अपने परिवार में रहकर के अपने बड़े सदस्यों के द्वारा जो कुछ भी भाषा बोली जाती है या जैसी भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, बालक उस भाषा को सुन करके अनुसरण या अनुकरण करते हुए सीखता है, यह भाषा अर्जन है। एक बालक विद्यालय में जाकर व्याकरणिक नियमों के साथ, सिद्धांतों के साथ भाषा को सीखता है, वो भाषा अधिगम है। तो देखो, भाषा अधिगम करने के लिए हमें एक निश्चित वातावरण को चुनना पड़ता है, एक प्रशिक्षण को चुनना पड़ता है, हमें कुछ विशेष प्रशिक्षकों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन भाषा अर्जन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना विद्यालय गए, बिना एक उचित वातावरण के, बिना आप किसी प्रशिक्षक के भी अपनी भाषा का निर्माण कर सकते हो, आप भाषा का अर्जन कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसा घटक है
जो लगभग दोनों लोगों के अंदर पाया जाता है। जो शिक्षित नहीं होते उनको भी भाषा तो आती है। ये बात अलग है कि इतनी श्रेष्ठ, इतनी परिमार्जित, इतनी उत्तम नहीं आती होगी, लेकिन भाषा तो उनको भी आती है। यही भाषा की एक खास बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे दोस्तों, भाषा अर्जन जो होती है ना, वो आपकी एक प्रकार की अवचेतन प्रक्रिया है। यह अवचेतन प्रक्रिया है, अवचेतन प्रक्रिया है, अवचेतन प्रक्रिया है। अवचेतन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है मेरा? अवचेतन प्रक्रिया का मतलब हो गया कि जब आप कभी भी भाषा को सीखते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए अनुकरण में आपने कोई शब्द सुने, किसी शब्द को समझे, वो शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के ऐड हो जाते हैं, और जब जैसी जिसकी जरूरत होती है या जब जैसी जिस प्रकार की हमारे को आवश्यकता होती है, उस प्रकार से हम शब्दों का क्या करते रहते हैं मेरे दोस्तों? प्रयोग करते रहते हैं। इसको कौन सी प्रक्रिया कहा जाएगा? अवचेतन। लेकिन भाषा अधिगम के लिए हमें तत्पर, हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है उसी को देख करके सीखना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षण चाहिए। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि भाषा अधिगम एक प्रकार की चेतन प्रक्रिया है। यह चेतन प्रक्रिया है। दो दृष्टियां मैं आपको एक साथ में पढ़ा रहा हूं, भाषा अर्जन और क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? भाषा अधिगम। जबकि मैंने आपको बताया कि भाषा अर्जन जो है वो आपके एक प्रकार की अवचेतन प्रक्रिया है, और भाषा अधिगम जो है वो आपकी क्या है मेरे दोस्तों? आपके एक प्रकार की ये चेतन प्रक्रिया है। आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। आपको एक ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, भाषा अर्जन के अंतर्गत, कि इसमें बालक सर्वाधिक सक्रिय रहता है। इसमें सक्रियता अधिक रहती है, सक्रियता अधिक रहती है। क्यों रहती है सक्रियता अधिक? सक्रियता यहां पे अधिक रहती है। क्यों रहती है सक्रियता अधिक? क्योंकि भाषा का अर्जन करना एक प्रकार की व्यवहारिक प्रक्रिया है। ये एक प्रकार की व्यवहारिक प्रक्रिया है ना। जनरली बालक सीख रहा है, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर प्रेशर नहीं है। बच्चा अपने तरीके से उस अधिगम को कर रहा है, अपने तरीके से वो उस लर्निंग को कर रहा है। लेकिन आप इधर आते हो ना, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, यह कम सक्रिय, या मैं इसको ये कह दूं कि यह एक प्रकार की निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय प्रक्रिया है। बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता इतना इंटरेस्ट? इसके पीछे कारण है कि यह नियमबद्ध प्रक्रिया है। यह नियमबद्ध प्रक्रिया है, यह सैद्धांतिक अधिक है, नियमबद्ध प्रक्रिया है। यहां अपन इसको क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों? प्रक्रिया या सैद्धांतिक अधिक है, या अपन क्या कह सकते हैं? यह एक प्रकार से क्या अधिक है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, यह एक प्रकार से आपके ये एक प्रकार से आपके क्या है मेरे दोस्तों? तो ये एक प्रकार की सैद्धांतिक प्रक्रिया है। उस सैद्धांतिक प्रक्रिया होने के कारण यहां पे सामान्यतः बालकों के अंतर्गत निष्क्रियता देखने को मिलती है, जबकि आपको ध्यान रखना है कि भाषा अर्जन के अंतर्गत, बालकों के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है, भाषा अर्जन बालक वातावरण में कर लेता है, वातावरण से करता है। चाहे वो परिवार का वातावरण हो, चाहे वो समाज का वातावरण हो, चाहे वो आस पड़ोस का वातावरण हो, चाहे वो आपके कौन सा मित्र मंडली का वातावरण हो, बालक वहां से भाषा का अर्जन कर लेता है। लेकिन भाषा का अधिगम व्याकरण से करना पड़ता है। यह व्याकरण से होती है। अधिगम जो होता है वो किससे होता है? आपके ग्रामेटिकल नॉलेज से होता है। यहां पे व्याकरण की भूमिका अधिक होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई व्याकरण की भूमिका नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई ग्रामर की भूमिका नहीं होती है। दोस्तों आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां पे बालक पहले से ही कुछ जानकारी रखता है, इसमें बालक अनभिज्ञ होता है। इसमें बालक पहले से जानकारी रखता है, इसमें बालक अनभिज्ञ नहीं होता। उसको ऐसा नहीं कि कुछ भी पता नहीं है, अनभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ नहीं होता है। किसके अंतर्गत नहीं होता है मेरे दोस्तों? भाषा अर्जन के अंतर्गत वो किसी भी प्रकार का अनभिज्ञ नहीं होता, लेकिन भाषा अधिगम में बालक अनभिज्ञ रहता है। उसको पता ही नहीं कि क्या है व्याकरण के नियम, अनभिज्ञ रहता है। तो आपको ध्यान रखना है
कि भाषाएं दो प्रकार से हैं। एक तो आपके सिखाने, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, रचनात्मक दृष्टिकोण, बहुभाषिक दृष्टिकोण, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन दो दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक आपके भाषा अर्जन होता है, दूसरा आपके भाषा अधिगम होता है। भाषा अर्जन में आपको ध्यान रखना है कि यह अवचेतन प्रक्रिया है, इसमें बालक अधिक सक्रिय रहता है क्योंकि एक व्यवहारिक प्रक्रिया और वातावरण में सीखी जाती है और बालक इसमें अनभिज्ञ नहीं होता। ये प्रक्रिया जो है ये चेतन प्रक्रिया है और थोड़ी निष्क्रिय प्रक्रिया भी मानी जाती है, क्योंकि ये अधिक नियमबद्ध और सैद्धांतिक होने के कारण और व्याकरणिक नियमों के कारण बालक यहाँ पे अनभिज्ञ रहता है, इसीलिए बालकों के अंदर थोड़ी सी निरस्ता अपन को देखने को मिलती है। ये आपके कितने कहलाएंगे मेरे दोस्तों? आपके दो दृष्टिकोण हो जाएंगे। एक आपको याद रखना है भाषा अर्जन, और एक आप याद कौन सा रखोगे मेरे दोस्तों? एक आपको याद रखना है भाषा अधिगम। तो दो आपके सामने मैंने बताया, भाषा अर्जन और दूसरा कौन सा हो जाएगा? भाषा अधिगम। तो आपको ये पूछ ले, सीखने सिखाने की महत्वपूर्ण दृष्टियों के अंतर्गत आपके दो माने जाते हैं, ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक? एक आता है आपके रचनात्मक दृष्टिकोण भाषा सीखने का, दूसरा एक तीसरा दृष्टिकोण आता है जिसको कहा जाता है रचनात्मक दृष्टिकोण। रचनात्मक दृष्टिकोण, ध्यान रखना, इस रचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय क्रेसन को दिया जाता है। विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विकसित करने का श्रेय क्रेसन। रचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित जो किया था सर्वाधिक, वो किसने किया था? तो एक विद्वान का नाम याद रखना आप, और उस विद्वान का नाम है क्रेसन। क्रेसन के द्वारा जो है आपके ये रचनात्मक दृष्टिकोण दिया गया था और इसके अंतर्गत आपके रचनात्मक दृष्टिकोण की बात कही गई। ये क्या होता है मेरे दोस्तों? तो इसके अंतर्गत क्या होता है मेरे दोस्तों? बालकों को जो पहले से पूर्व ज्ञान है या बालक पहले से जिस कौशल को जानते हैं उसी कौशल पर उनको प्रश्न पूछने के लिए कहा जाता है, उन्हीं प्रश्नों के ऊपर उसको उत्तर ढूंढने के लिए कहा जाता है, और इस प्रश्न उत्तर पूर्व कौशल और पूर्व ज्ञान को मिश्रित करते हुए उनके अंदर एक ज्ञान की वृद्धि कर ली जाती है। एक भाषा को है जो सिखा दिया जाता है या एक भाषा को लर्न करा लिया जाता है, उसको कहा जाता है आपके रचनात्मक दृष्टिकोण। भाई कौन सा दृष्टिकोण माना जाएगा मेरे दोस्तों? रचनात्मक दृष्टिकोण। क्या है आपके इसमें पूर्व ज्ञान तथा पूर्व कौशलों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न किए जाते हैं। ध्यान में रखते हुए प्रश्न किए जाते हैं तथा उत्तर ढूंढने के लिए कहा जाता है। तथा उत्तर ढूंढने के लिए कहा जाता है। यह आपको इसमें क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना कि रचनात्मक दृष्टिकोण क्रेसन के द्वारा विकसित किया गया था, और क्रेसन ने बताया था कि बालकों का जो प्रीवियस नॉलेज है या बालकों की कोई पहले की स्किल्स है उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न किए जाए और बालकों को उत्तर ढूंढने के लिए कहा जाए, जिसके आधार पर नए शब्द भंडार में वृद्धि होना, व्याकरणिक नियमों का ज्ञान हो जाना, इस प्रकार की संदर्भित जानकारी बालक को प्राप्त हो जाती है और भाषा के अंतर्गत वो एक श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। इसी को कहा जाता है रचनात्मक दृष्टिकोण। तो आपको यह पूछ लिया जाए कि बताओ रचनात्मक दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना क्रेसन के द्वारा विकसित किया गया है, आपको यह ध्यान रखना है। अब यह कहता है, क्रेसन ने यहां पे बताया कि रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करते समय हमारी 3 प्रकार की आंतरिक क्रियाएं काम करती हैं। कि जब बालक रचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम करता है या जब बालक रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से सीख रहा है तो यहां पे 3 प्रकार की आपके आंतरिक क्रियाएं काम करेगी। कितने प्रकार की? 3। किसने बताया था मेरे दोस्तों? तो यह भी बताया था क्रेसन ने। ध्यान रखना, क्रेसन के अनुसार 3 प्रकार की आंतरिक क्रियाएं काम करती हैं। यहां अपन सीधा लिख देते 3 प्रकार की आंतरिक क्रियाएं। कितने दोस्तों? 3 प्रकार की आंतरिक क्रियाएं या अवस्थाएं। आंतरिक क्रिया भी कह सकते या अपन क्या कह सकते, इसको अवस्था भी कह सकते।
आंतरिक क्रियाएं, या फिर अपन इसको क्या कह देंगे, इनकी अवस्था। अब देखो, सबसे पहली अवस्था जो आती है मेरे दोस्तों, सबसे पहली अवस्था का या क्रिया का नाम है अवचेतन। अवचेतन का मतलब जायज सी बात है कि आपके अंदर पहले से कौन सी चीज पड़ी है। अवचेतन का मतलब यही हो गया हमारा ज्ञान भंडार, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से क्या पड़ा हुआ है, पहले से हमने क्या ग्रहण कर रखा है, या पहले से हमने क्या चीज सीख रखी है, वो सारी चीजें हमारे अंदर पड़ी हुई है। तो अपन यहाँ पे ये कहेंगे कि सबसे पहली प्रक्रिया जो आती है उसको कौन सी प्रक्रिया कहा गया मेरे दोस्तों, अवचेतन। दूसरा आता है जिसको कहा जाता है मेरे दोस्तों पृथक्करण या शुद्धिकरण। दूसरे को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, शुद्धिकरण। अब जब आप अवचेतन के माध्यम से बालकों से कोई सवाल करते हो, उनके पूर्व ज्ञान या पूर्व कौशलों के आधार पर कोई सवाल करते हो, तो बालकों के द्वारा जो भी त्रुटि की जाती है उस त्रुटि को आप तुरंत क्या कर देते हो, सुधार कर देते हो। और सुधार करने के बाद बालक को उसको पुनः पुनरावर्तित करने के लिए कहते हो ना, तब आप उसको ध्यान रखते हो कि उसने जो हमने परिमार्जित किया था, जो बदलाव किया था, वो बदलाव बोल रहा है या उसके अंदर जो पहले पूर्व ज्ञान में पड़ा था वही बोल रहा है। इसको कहते हैं निगरानी करना। तो तीसरी स्तर जो बताई वो कौन सा बताया इन्होंने, निगरानी। तो इन्होंने कहा कि रचनात्मक दृष्टिकोण की जो प्रक्रियाएं की जाती हैं या रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से जब बालक को सिखाया जाता है, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि रचनात्मक दृष्टिकोण के द्वारा आपके अंदर तीन प्रकार की क्रियाएं करेगी। एक तो अवचेतन, एक शुद्धिकरण, और एक कौन सी होगी, आपके निगरानी। बस इसके अलावा याद नहीं रखना है। बहुत सारे सोपान स्टेप भी इनके आते, तो अपन को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हमने दो तीन चीजें पढ़ ली, भाषा अर्जन पढ़ लिया, भाषा अधिगम पढ़ लिया, और भाषा का रचनात्मक दृष्टिकोण पढ़ लिया। एक आता है आपके बहुभाषिक दृष्टिकोण। यह तो हालांकि जानकारी मैंने आपको कई बार दे रखी है। चौथा आता है आपके भाषा का बहुभाषिक दृष्टिकोण। बहुभाषिक दृष्टिकोण, बहुभाषिक दृष्टिकोण क्या कहता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी बालक को एक से अधिक भाषा भी सिखाई जा सकती है, किसी भी बालक को एक से अधिक भाषा का भी ज्ञान दिया जा सकता है ना। बालक एक से अधिक भाषाओं को भी तीव्र गति से सीख सकता है। अब आपको ये बहुभाषा का मतलब ये होता है, एक से अधिक भाषा सीखना क्या कहलाएगा, आपके बहुभाषा सीखना। अब बहुभाषा के दृष्टिकोण दो लोगों के द्वारा विकसित किए गए। भाई कितने लोगों के द्वारा विकसित किए गए, आपके दो। एक तो आपके पहला व्यक्ति आता है जिसका नाम है चॉम्स्की के बहुभाषा का सिद्धांत। चॉम्स्की का बहुभाषा का सिद्धांत, चॉम्स्की का बहुभाषा का सिद्धांत। विद्वान हुआ था जिसका नाम था चॉम्स्की, और चॉम्स्की ने यहां पे अपने बहुभाषा के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए अपनी ये बात रखी है। और इन्होंने ये कहा है कि बालक जो है ना, जरूरी नहीं है कि वो केवल अनुकरण से ही अधिगम करे, वो वातावरण के अन्य कारकों से भी बालक अधिगम कर लेता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि बालक जो भाषा सीखता है वो केवल अनुकरण से सीखता है, वो वातावरणीय कई तत्वों से बालक भाषा सीख सकता है। क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि बालक का जब जन्म होता है तो बालक अपने मस्तिष्क में एक भाषाई यंत्र लेकर के पैदा होता है, जिसकी वजह से बालक में एक अलग ही प्रकार की बल या अलग ही प्रकार की ऊर्जा या एक अलग ही प्रकार की शक्ति विकसित हो जाती है, जिसके सहारे बालक एक से अधिक भाषाओं को वो क्या कर सकता है, तीव्र गति से ग्रहण कर सकता है, तीव्र गति से भाषाओं को सीख सकता है। इसीलिए हमने ये देखा कि बालक दूसरे विषयों को सीखने में भले ही समय लगा देते हैं या गति धीमी होती है, लेकिन भाषा सीखने में उनकी गति धीमी नहीं होती, वो भाषा को जल्द स्वीकार कर लेते हैं या भाषा को जल्दी सीख लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, तो चॉम्स्की ने बताया था कि बालक सभी प्रकार के वातावरणीय पहलुओं से भाषा को सीखता है, और जन्म से ही बालक के मस्तिष्क में एक भाषाई शक्ति या बल पाया जाता है, एक भाषाई यंत्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से बालक जो है ना अधिक वातावरण के अंतर्गत क्या कर सकता है दोस्तों, सीख सकता है। आपको यह ध्यान रखना है। क्या बताया इन्होंने, एक लाइन याद रखनी है, बालक जन्म से ही एक भाषाई यंत्र साथ लेकर आता है, जिसकी वजह से उसकी भाषा सीखने की गति में वृद्धि हो जाती है, सीखने की गति में
सीखने की गति में वृद्धि हो जाती है या बढ़ जाती है? वृद्धि हो जाती है। एक तो ये ध्यान रखना, वृद्धि हो जाती है। और इन्होंने कहा आवश्यक नहीं है कि भाषा अनुकरण से ही सीखें, अनुकरण से ही सीखें क्योंकि प्रत्येक वातावरण परिमार्जित नहीं होता, प्रत्येक वातावरण परिमार्जित नहीं होता। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बालक अनुकरण से ही सीखे। भाई प्रत्येक एनवायरमेंट परिमार्जित नहीं होता कि वहां पे कोई भाषा सभ्य बोली जा रही है तो बालक वहां से भाषा सीख गया। बालक किसी भी जगह से भाषा सीख सकता है। इन्होंने कहा कि एक बालक में इतना सामर्थ्य है, 5 से 6 साल का बालक भाषा में की जाने वाली गलती को पकड़ लेगा। तो इसका साफ अर्थ है कि जरूरी नहीं है कि बालक अनुकरण से सीख रहा है। अगर अनुकरण से सीख रहा है तो फिर 5 या 6 वर्ष का बालक जो है वो गलतियों को कैसे पकड़ पा रहा है। ये लाइन भी आप याद रखना इनके अनुसार कि 5 से 6 वर्ष का बालक, भाई क्या बताया इन्होंने, 5 से 6 वर्ष का बालक, 5 से 6 वर्ष का बालक भाषा संबंधी त्रुटियों को पकड़ लेता है, भाषा संबंधी त्रुटियों को पकड़ लेता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। उस चीज को क्या कर लेता है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में लोग चाय को साय बोलते हैं, तो एक मान लो उनके घर में बच्चा जन्मा और उसने भाषा का अभिग्रहण किया और उसके बाद में उसको पता चला कि घर के अंदर जो भी चाय को साय बोलता है तो बच्चा वहां जाकर के बोल देगा कि पापा साय नहीं होती है चाय होती है, कि दादी साय नहीं होती है चाय होती है। ये त्रुटि 5 से 6 साल का बच्चा क्या कर लेता है दोस्तों, पकड़ लेता है। तो इनके अनुसार भाषाई यंत्रों के द्वारा जो है सीखी जाती है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर अपन को ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, एक और आपके विद्वान आया था जिसका नाम था वाइगोत्स्की। तो इसका भी एक बहुभाषा का सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है, वाइगोत्स्की के बहुभाषा का सिद्धांत। हालांकि ये मनोविज्ञान में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, वाइगोत्स्की का बहुभाषा का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का बहुभाषा का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का बहुभाषा का सिद्धांत क्या कहता है, इनका यह कहना है कि भाषा संप्रेषण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा संप्रेषण से जल्दी सीखी जाती है, भाषा संप्रेषण से तीव्र सीखी जाती है। अर्थात ये बताना चाहते हैं आपको कि भाषा जो है ना वो कम्युनिकेशन से बहुत जल्दी या तीव्र गति से हमारे अंदर विकसित हो जाती है। कि यदि आप किसी भी चीज की अंतःक्रिया ज्यादा करते हो, उस भाषा का संप्रेषण अधिक करते हो, तो वो भाषा हमारे अंदर विकसित चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में ग्रामेटिकल नॉलेज तो भरपूर होता है लेकिन फिर भी हम भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि संप्रेषण का अभाव होता है। तो इनका ऐसा मानना है कि जिस भाषा का संप्रेषण अधिक किया जाता है, जिस भाषा का कम्युनिकेशन अधिक किया जाता है, उस भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है। तो इन्होंने ऐसा माना कि भाषा सीखने में संप्रेषण की भूमिका क्या होती है मेरे दोस्तों, अधिक होती है। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है। एक इन्होंने भाषा के प्रकार बताए, 3 प्रकार इनके बड़े प्रसिद्ध है, मैं लिखवा देता हूं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के प्रकार जो संप्रेषण के द्वारा सीखी जाए, कैसे भी सीखी जाए, है ना। कितनी भाषाएं बताई इन्होंने, तो ध्यान रखना इन्होंने भाषा के जो प्रकार बताए वो कितने प्रकार बताए मेरे दोस्तों, 3 भाषा के प्रकार बताए। सबसे पहला बताया इन्होंने आपके सामाजिक वाक, सामाजिक वाक। भाषा का जो पहला प्रकार बताया उसका क्या नाम बताया इन्होंने, सामाजिक वाक। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, सामाजिक वाक का मतलब होता है समाज में जरूरत पूरी करने के लिए सीखी गई भाषा, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सीखी गई भाषा को हम क्या कहते हैं, सामाजिक वाक। और इनका ऐसा मानना है वाइगोत्स्की का कि एक 2 वर्ष के बालक के अंदर सामाजिक वाक जो है तीव्र गति से विकसित हो जाता है, अर्थात वो अपने जरूरत संबंधी भाषा को समझने लग जाता है या भाषा को सीखना प्रारंभ कर देता है। तो ये ध्यान रखना कि सामाजिक वाक कब प्रारंभ कर देता है, तो सामाजिक वाक का मतलब क्या होता है, जरूरत पूरी करने के लिए सीखी गई भाषा, पूरी करने के लिए
सीखी गई भाषा, सीखी गई भाषा जो हमारी आवश्यकता की क्या कर सके मेरे दोस्तों, पूर्ति कर सके। और लगभग 2 वर्ष का बालक जो होता है ना, वो आपके सामाजिक वाक करना प्रारंभ कर देता है। उसको जो चीजें चाहिए होती है वो चीज कैसे भी करके मांग लेता है, कैसे भी करके क्या कर लेता है मेरे दोस्तों, प्राप्त कर लेता है। इसको अपन क्या कहेंगे, सामाजिक वाक। एक आपके अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों, आपके जिसको कहा जाता है मुक्त वाक। क्या कहा जाता है, हालांकि इसका पूरा नाम है मुक्त अंतवाक। अंतवाक, मुक्त अंतवाक का मतलब होता है अपने सी बात करना, जब सुनने वाला कोई नहीं हो और बात की जा रही हो। भाई एक बात बताई जा रही है, भाषा का प्रयोग तो किया जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आप अकेले ही बोल रहे हो और अकेले ही उस चीज को क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों, सुन रहे हो, है ना। तो उस समय जो आपके वो आता है वो क्या होती है, एक प्रकार के, इससे क्या होता है कि बालक में धीरे धीरे भाषा का ज्ञान बढ़ जाता है। भाई एक बालक भाषा का प्रयोग कर रहा है, भले सुनने वाला कोई नहीं है लेकिन वो बोलता रहा है, तो धीरे धीरे उसको शब्दों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। शब्दों का प्रयोग करना क्या कर लेता है, आपके सीख लेता है। ये प्रत्येक वर्ष के बालक के अंदर ये चीज पाई जाती है। मुक्त अंत लगभग सभी बालक करते हैं, है ना। मुक्त अंत वाक का मतलब क्या हो, जब कोई सुनने वाला नहीं हो, जब कोई सुनने वाला नहीं हो और बात की जाए। खुद से बात करना मतलब, और बात की जाए, स्वयं से बात करना। प्रत्येक आयु वर्ग के लोग जो हैं इस प्रकार की गतिविधि करते हैं। हम स्वयं भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले ही बोले जा रहे हैं, खुद को ही सवाल कर रहे हैं, खुद से आंसर दे रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियां आपके की जा सकती है और हर उम्र के बालकों को ये देखने को मिलती है। एक आता है आपके निज वाक, या इसको निजी वाक भी कहा जाता है। निज वाक, निज वाक, निज वाक या निजी वाक, निज वाक या निजी वाक। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत बालक बौद्धिक कार्य करते समय, बालक बौद्धिक कार्य करते समय स्वयं से जोर जोर से बात करता है, जोर जोर से बात करता है, बात करता है। इसमें बालक चुपचाप धीरे धीरे बात कर रहा है अकेला। जैसे बालक का कोई खिलौना खराब हो जाए, आप कोई खिलौना लेकर के आए हो, ये 3 वर्ष के बालक में विकसित हो जाता है। कितने वर्ष के बालक में, 3 वर्ष के बालक में। अब मान लीजिए कि आप किसी बालक के कोई खिलौना लेकर के आए, है ना, कोई भी एक चीज लेकर के आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बालकों को जब आप खिलौना लेकर के आए और वो खिलौना मान लीजिए खराब हो गया, थोड़ा टूट गया, अब बालक उस खिलौने को सही करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और वो सही करते समय अपने आप से जोर जोर से बोला करेगा, है ना, खुद से बातें, ये ऐसे नहीं कर, तू ऐसे कर रहा है, ऐसे क्या कर, खुद कोई डांटेगा, खुद से बात करेगा। इसको कहा जाता है निजवाक। इससे भी क्या होता है कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इससे भी हमारे भाषा का क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, निर्माण हो जाता है। ये भी आपको क्या कर ली जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके कौन से हो जाएंगे, बहुभाषा के दृष्टिकोण। 4 दृष्टिकोण हमने पढ़ लिए, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, उसके बाद में आपके बहुभाषिक दृष्टिकोण और रचनात्मक दृष्टिकोण। एक आपके और आता है जिसको कहा जाता है समग्र भाषा दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण कहा जाता है मेरे दोस्तों, समग्र भाषा दृष्टिकोण। समग्र भाषा दृष्टिकोण, ध्यान रखना, समग्र भाषा दृष्टिकोण नाम से ही क्लियर है। समग्र का मतलब होता है पूर्ण। समग्र का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, पूर्ण। समग्र भाषा का दृष्टिकोण कहता है कि भाषा के सभी अंश अलग अलग न सीख करके पूरी भाषा को एक साथ सीखा जाए। मतलब संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, इन सभी चीजों को अपन अलग अलग नहीं सीख रहे, बल्कि सीधी की सीधी क्या सीख रहे, अपन भाषा सीख रहे। मतलब संपूर्ण भाषा को एक साथ में सीखा जा रहा है। जैसे संप्रेषण से सीखो, बोल करके सीखो, अंतःक्रिया से सीखो, व्यवहारिक रूप से सीखो, वातावरणीय रूप से सीखो, प्रशिक्षक के रूप में सीखो, कैसे भी सीखो, लेकिन आंशिक भागों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि पूर्ण भागों के ऊपर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, समग्र भाषा दृष्टिकोण। तो ये क्या कहता है, भाषा के अंश अलग अलग
न सीखकर पूर्ण रूप से भाषा एक साथ सीखी जाती है। पूर्ण रूप से भाषा एक साथ सीखी जाती है, एक साथ सीखी जाती है। ये आपके कौन सा दृष्टिकोण कहलाएगा मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये आपके दृष्टिकोण कहलाएगा भाषा का समग्र दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण हो जाएगा मेरे दोस्तों? भाषा का समग्र दृष्टिकोण। ये आपको इसके संदर्भ में हल्का हल्का क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं अपन, और एक आता है भारतीय भाषा दृष्टिकोण। अंतिम एक दृष्टिकोण और पढ़ा देता हूं, एक एक लाइन का है ये तो। खैर, भारतीय भाषा दृष्टिकोण, भारतीय भाषा दृष्टिकोण। इसमें तो केवल आप 3 नाम याद रख लोगे तब भी खूब हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैं आपको नाम याद करवा देता हूं कि कौन कौन से नाम याद रखने हैं या आपको कौन कौन से बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था पाणिनि। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की क्या की थी? आपके रचना की थी, है ना। एक तो आपको ये याद रखना है। एक नाम आपको याद रखना है, कामता प्रसाद गुरु हिंदी के ज्ञाता थे। कामता प्रसाद गुरु क्या थे? आपके हिंदी के विद्वान थे या हिंदी के ज्ञाता थे। एक तो आपके पाणिनि हो जाएगा, एक कामता प्रसाद गुरु हो जाएगा, एक किशोरी दास वाजपेयी जो हिंदी संस्कृत दोनों के विद्वान थे। किशोरी दास वाजपेयी, वाजपेयी ये आपके हिंदी व संस्कृत दोनों के विद्वान थे, दोनों के विद्वान थे। अब देखो आपको यहां पे ध्यान रखना है, पाणिनि क्या कहता है कि भाषा सीखने में संस्कृत व्याकरण की भूमिका अधिक होती है। संस्कृत व्याकरण की भूमिका अधिक, कि संस्कृत व्याकरण की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। ये कौन मानता है? आपके पाणिनि मानता है कि यदि भाषा सीखनी है भारतीय दृष्टिकोण में, कि भारत में भाषा सीखनी है तो संस्कृत भाषा की व्याकरण पहले सीखो। कामता प्रसाद कहता है कि नहीं, हिंदी की व्याकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी की व्याकरण की भूमिका क्या है मेरे दोस्तों? अधिक है, भूमिका अधिक है। यह कौन कहता है? आपके कामता प्रसाद गुरु। और आपके किशोरी दास वाजपेयी क्या कहते हैं? संस्कृत हिंदी दोनों जरूरी है, संस्कृत व हिंदी दोनों जरूरी है, हिंदी दोनों आवश्यक है। ये आपके भारतीय दृष्टिकोण। बहुत सिंपल सी आपको याद रखनी है। 3 नाम है, पाणिनि कहता है कि संस्कृत, है ना, कामता प्रसाद कहता है कि नहीं हिंदी, है ना, किशोरी दास जी कहता है कि हिंदी और संस्कृत दोनों को रहना दो, है ना। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। एक बार अपन रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हमने देखो एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है भाषा सीखने सिखाने की दृष्टियां। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी भाषा अर्जन की प्रक्रिया। भाषा अर्जन की प्रक्रिया कहती है कि यह अवचेतन प्रक्रिया है, सक्रियता अधिक रहती है, व्यवहारिक प्रक्रिया है, वातावरण से सीखा जा सकता है और बालक इसमें अनभिज्ञ नहीं होता। भाषा अधिगम कहता है यह चेतन प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है, यह नियमबद्ध प्रक्रिया और सैद्धांतिक है। यह इसका ज्ञान व्याकरण से होता है और बालक इसमें अनभिज्ञ होता है। रचनात्मक दृष्टिकोण कहता है आपके, है ना, इसको क्रेसन ने विकसित किया था। पूर्व ज्ञान और पूर्व कौशलों को ध्यान में रखते हुए बालकों से प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तरों के आधार पर उनके भाषा विकास में योगदान होता है। यह प्रक्रिया 3 आंतरिक क्रियाओं में चलती है, अवचेतन, शुद्धिकरण और निगरानी। भाषा का बहुभाषिक दृष्टिकोण में हमने पढ़ा चोम्स्की के बहुभाषा का दृष्टिकोण, कि बालक जन्म से ही एक भाषाई यंत्र लेकर के पैदा होता है, जिसकी वजह से उसकी भाषा सीखने में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आवश्यक नहीं है कि भाषा किसी अनुकरण से ही सीखा जाए, हर जगह का वातावरण परिमार्जित नहीं होता। और इन्होंने एक बात और भी कही थी कि 5 से 6 साल के बालक में इतना सामर्थ्य होता है कि वो सामान्य भाषा संबंधी त्रुटियों को पकड़ लेता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आता है, इन्होंने कहा कि भाषा संप्रेषण से सीखी जा सकती है। 3 प्रकार की भाषाओं पर इन्होंने सबसे ज्यादा बोल दिया। सामाजिक वाक, आवश्यकता पूरी करने के लिए सीखी गई भाषा। मुक्त अंतवाक, जब कोई सुनने वाला नहीं और की गई बातचीत। और निज वाक का मतलब होता है जब कोई आप बौद्धिक कार्य कर रहे हैं, कोई बालक 3 साल का बालक, और बौद्धिक कार्य करते समय सीखी जाने वाली भाषा को अपन क्या कहेंगे? ये आपको क्या रखनी है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। चलिएगा एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों, भाषा के प्रकार, फिर अपन सीधे के सीधे कौशल पर चले जाएंगे। एक चीज और पढ़ा देता हूं मैं आपको, भाषा के प्रकार,
उसके बाद अपन कौशल पढ़ेंगे, वो सारी चीजें तो आप जानते हो, ये भी जानते हो। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। सामान्य तौर पर आपके भाषा के 3 प्रकार हम मानते हैं। मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है और सांकेतिक भाषा होती है। भाई 3। सांकेतिक भाषा का प्रयोग तो वर्तमान में केवल मुखबधिर बालकों के लिए अधिक किया जा रहा है, बाकी लगभग इसका प्रयोग कम हो गया है, क्योंकि लिखित और मौखिक भाषा की वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई, या इनका विकास जो है वो क्या हो गया, आपके अधिक हो गया। तो लिखित और मौखिक भाषा प्रचलित अधिक हो जाने के कारण आपके सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो अब किया जाता है वो नहीं के बराबर, या भाषा का प्रयोग क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, कम किया जाता है। देखो यहां पे 2 भाषा को अपन तुलना करते हुए पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। सांकेतिक भाषा को अपन अलग पढ़ेंगे, लेकिन मौखिक और लिखित भाषा को अपन एक साथ पढ़ेंगे। एक तो मैं इधर लिख देता हूं मौखिक भाषा, और एक आपके मैं इस साइड में लिख देता हूं लिखित भाषा। इन दोनों में अपन अंतर करते हुए पढ़ेंगे तो अपन को समझ में भी क्या आएगी, थोड़ी सी तीव्र गति से आ जाएगी। आप सभी लोगों को ये नॉर्मल तरीके से तो पता ही है कि मौखिक भाषा किसे कहेंगे या अपन लिखित भाषा किसे कहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा जो है ना, ये भाषा का मूल रूप है। भाषा का कौन सा रूप है मेरे दोस्तों, मूल रूप है। मूल रूप का मतलब क्या हो गया कि पहले व्यक्ति बोल नहीं सीखा था, ध्वनि बाहर आई थी, इसीलिए इसको भाषा का मूल माना जाता है। लिखित भाषा भाषा का गौण रूप है, यह भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाषा का कौन सा रूप है मेरे दोस्तों, गौण रूप है ना, द्वितीय रूप है, मतलब मूल रूप नहीं है, आपको यह ध्यान रखना है। तो मौखिक भाषा एक प्रकार से क्या है मेरे दोस्तों, तो मौखिक भाषा एक प्रकार से मूल रूप है कि भाषा का विकास यहीं से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, भाषा का निर्माण यहीं से होना प्रारंभ हुआ था। अब आपको यह ध्यान रखना है, हमें भी पता है मौखिक भाषा सरल है, तो यह भाषा का सरल रूप है। भाई इसका प्रयोग करना सरल है, तो यह क्या कहलाएगा, भाषा का सरल रूप है, भाषा का सरल रूप है। लेकिन लिखित भाषा के लिए अपन क्या कहेंगे, यह भाषा का कठिन रूप है, यह भाषा का कठिन रूप है, यह भाषा का कठिन रूप है। मतलब ये सरल रूप है और ये क्या है, आपके कठिन रूप है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि ये जो आपके मौखिक भाषा है ना, वो प्राचीन है। मौखिक भाषा या अपन कह सकते हो यह प्राचीन रूप है, यह प्राचीन रूप है। मतलब लिखना बाद में आया था, पहले तो हमने बोलने ही सीखा था, तो यह नवीन रूप कहलाएगा। लिखने वाला कौन सा रूप कहलाएगा, आपके नवीन रूप है। यह दूसरे नंबर पर आया था, लिखना अपन बाद में सीखे थे, अपन ने बोलना पहले सीख लिया। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, ध्वनि। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या मानी जाएगी, तो इसकी मूलभूत इकाई मानी जाएगी ध्वनि है। जबकि आपके लिखित भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो ध्यान रखना, इसकी मूलभूत इकाई आपके वर्ण होती है। इकाई वर्ण है। लिखने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई आपके ध्वनि मानी जाती है, जबकि इसकी क्या मानी जाती है मेरे दोस्तों, आपके ये मानी जाती है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर आपको यह ध्यान रखना है, मौखिक भाषा जो है ना, इसकी कमियां भी हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप है, यह भाषा का अस्थायी रूप है, भाषा का अस्थायी रूप है। अस्थायी रूप क्यों है, क्योंकि उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है, उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समझ में आ रही है बात। अस्थायी का मतलब क्या है कि आपने किसी को कोई बात मुंह से बोली और बोलने के बाद तो वो क्या उच्चरित होते ही समाप्त हो गई, उसका कोई प्रूफ थोड़ी होता है, उसका कोई सबूत थोड़ी होता है ना। इसीलिए इसको ये कहा जाता है कि ये अस्थायी रूप है। लेकिन ये ध्यान रखना, लिखित भाषा यह भाषा का अस्थायी रूप है। यह भाषा का कौन सा रूप माना जाता है मेरे दोस्तों, अस्थायी रूप है। क्यों अस्थायी रूप है, क्योंकि यह उच्चरित होने के बाद समाप्त नहीं होती, लिखी हुई रह जाती है। उच्चरित होने के बाद समाप्त नहीं होती, होने के बाद समाप्त नहीं होती,
समाप्त नहीं होती। यही आपके कारण है कि जितने भी आपके ऑफिशियल या प्रशासनिक कार्य होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं, मौखिक रूप में नहीं होते, क्योंकि मौखिक रूप की कोई वैल्यू नहीं है। भाई हमने कोई, मैंने जैसे किसी स्टूडेंट के लिए बोला वो तो वैसा है वैसा है वैसा है, फिर अगले दिन आकर के उसने मुझे वापस बोला सर आपने मेरे लिए ऐसा बोला था, मैंने तो नहीं बोला, ये झूठ बोल रहा होगा, मुझे क्या पता। लो क्या सबूत है, क्योंकि उच्चरित हुई बातों का कोई सबूत नहीं होता, कई सुनी बातों का, इसीलिए मौखिक बातों की कोई वैल्यूज नहीं है। वैल्यूज होती है आपके लिखी हुई बातों की। मुंह से तो आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, बोलने के बाद पलट जाओ मैंने तो नहीं बोला था, लेकिन लिख करके बोला है तो प्रूफ रह जाता है, सबूत रह जाता है, और सबूत रह जाता है तो फिर सामने वाले को पता चल जाता है हाँ अब तो कुछ न कुछ है, आपने ये बोला होगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है तो इन बातों को ध्यान रखा करो। ये तुरंत चैट क्लियर करने वालों थोड़ी सुरक्षित रखा करो, कभी सबूत के रूप में, है ना, काम आएगी आपके, है ना। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये बोली हुई बातें कई काम की नहीं आती, ये ध्यान रखना। इसीलिए चैट ज्यादा किया करो, कॉल पे बात कम करनी, कि उच्चरित होती समाप्त हो गई, क्या निकालेंगे अपन, है ना। व्हाट्सअप कॉल पे रिकॉर्डिंग ही नहीं आती और दिक्कत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, सबूत जो होता है वो इससे लिखित रूप में इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, मौखिक रूप की कोई ज्यादा वैल्यूज नहीं होती है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि मौखिक भाषा का प्रयोग करते समय श्रोता का प्रत्यक्ष होना या अप्रत्यक्ष होना जरूरी है। यहां भले तो फोन पे बात करें, भले श्रोता दूर है, लेकिन श्रोता है तभी बात हो पा रही है। लिखित भाषा में श्रोता की अनिवार्यता नहीं है, ये ध्यान रखना, है ना। इसमें श्रोता की अनिवार्यता है, इसमें श्रोता होना जरूरी है, इसमें श्रोता की अनिवार्यता है, श्रोता की अनिवार्यता है ना। इसमें श्रोता की अनिवार्यता नहीं, इसमें श्रोता होना जरूरी नहीं है, इसमें श्रोता की अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, यानी कि यहां पे श्रोता होना कोई कंपलसरी नहीं है। यहां पे आपके श्रोता का होना क्या माना जाएगा मेरे दोस्तों, अधिक माना जाएगा। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। एक आपके अंतिम आती है जिसको कहा जाता है सांकेतिक भाषा। तीसरी कौन सी भाषा आती है आपके, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, इशारों में बात करना सांकेतिक भाषा का मतलब तो यही होता है, संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना। संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना क्या कहलाएगी, आपकी संकेतिक भाषा कहलाएगी। इशारों में की जाने वाली बात। हालांकि इसमें भी शब्द होते हैं, आप किसी को हाथ हिला करके कहते हो हाय, तो वो केवल हाथ नहीं हिलाए, इसमें कुछ शब्द भी निकले जो कह रहे हैं हाय, है ना। इसमें भी कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्या छुपे होते हैं मेरे दोस्तों, आपके शब्द छुपे होते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मुख बधिर बालकों की शिक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे बालक जिनमें शैक्षिक विकलांगता पाई जाती है, जिनको सुनने, देखने या बोलने में दिक्कत होती है, मुख बधिर बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी, बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी, यह आपको ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखना, यह भी भाषा का कठिन रूप है, यह सरल नहीं है। यह भाषा का कौन सा रूप है, यह भाषा का कठिन रूप है। सांकेतिक भाषा सरल नहीं है, यह भाषा का आपके कौन सा रूप है मेरे दोस्तों, कठिन रूप है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कितने प्रकार की भाषा आ जाएगी मेरे दोस्तों, 3 प्रकार अपन को भाषा के प्रकार के याद रखने। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में तो अंतर याद कर लो, ये मूल रूप है, ये गौण रूप है, ये भाषा का सरल रूप है, ये कठिन है, ये प्राचीन रूप है, ये नवीन रूप है। इसकी मूलभूत इकाई ध्वनि है, इसकी मूलभूत इकाई वर्ण है। यह भाषा अस्थायी है, यह भाषा अस्थायी है, ये उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है, ये उच्चरित होने के बाद समाप्त नहीं होती है। इसमें श्रोता की अनिवार्यता है, इसमें श्रोता की अनिवार्यता नहीं है। सांकेतिक भाषा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि संकेतों माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और वर्तमान में मुख बधिर बालकों की शिक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह भाषा का आपके कठिन रूप माना जाता है। इसे जस्ट पहले अपन ने पढ़ा था भाषा सीखने सिखाने की दृष्टिया, उसमें भाषा अर्जन और अधिगम में अपन ने अंतर करके पढ़ा था। यह अवचेतन प्रक्रिया है, यह चेतन प्रक्रिया है, इसमें अधिक सक्रिय रहता है, इसमें निष्क्रिय रहता है, यह व्यवहारिक है, यह सैद्धांतिक है, इसमें बालक वातावरण से सीख
सीखता है, यहाँ पे व्याकरण से सीखता है। इसमें बालक अनभिज्ञ नहीं होता है, इसमें अनभिज्ञ रहता है। आपको ये ध्यान रखना है, रचनात्मक दृष्टिकोण आपको ये क्रेसन ने विकसित किया था। इसमें पूर्व ज्ञान और कौशलों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार की आंतरिक क्रियाएं बताई थी क्रेसन ने, अवचेतन, शुद्धिकरण और निगरानी। बहुभाषा के दृष्टिकोण में एक चोम्स्की को याद रखना, यह कहता है कि बालक एक भाषा यंत्र लेकर पैदा होता है, जिसकी वजह से उसकी भाषा सीखने की गति बढ़ जाती है। और जरूरी नहीं कि बालक अनुकरण से सीखे, क्योंकि हर वातावरण आपके परिमार्जित नहीं होता। 5 से 6 वर्ष का बालक आपके भाषा संबंधी त्रुटियों को पकड़ लेता है। वाइगोत्स्की ने आपके संप्रेषण पर बल देते हुए 3 प्रकार की भाषा बताई। सामाजिक वाक जो जरूरत पूरी करने के लिए होती है, मुक्त अंतवाक जब कोई सुनने वाला न हो और बात की जाए, निज वाक जब कोई बौद्धिक कार्य कर रहे हो और बौद्धिक कार्य दिमाग लगा के कोई काम कर रहे हो और उस वक्त आप जोर जोर से बात करते हो। समग्र भाषा दृष्टिकोण का अंश कहता है कि भाषा के अंश न सीख करके पूरी भाषा को एक साथ सीखा जाता है। भारतीय दृष्टिकोण 3 याद रखने, पाणिनि जो अष्टाध्यायी संस्कृत को महत्वपूर्ण मानते, कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी को महत्वपूर्ण मानते, और किशोरी दास वाजपेयी जी जो आपके दोनों को क्या मानते हैं, आपके महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसी के साथ में आ जाते हैं आपके भाषा के कौशल। भाषा के कौशल, भाषा के कौशल, और ये भाषा के कौशल पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। चलो हो गई, वैसे भी 45 मिनट की क्लास खूब हो जाती है ना। आप ऑनलाइन 45 मिनट की, मतलब ऑफलाइन की तो 2 घंटे की हो गई ये क्लास। आप उतारोगे तब तक 1.5 घंटे की हो जाएगी, है ना। आपको ये ध्यान रखना है। इसकी क्लास को देते हैं अपन फिलहाल यहीं पे विराम। और क्लास तो बढ़िया लगी होगी, और कमेंट में जो कंजूसी आ रही है उसको थोड़ी सी दूर करो, और कमेंट बॉक्स को थोड़ा भरो, बढ़िया बढ़िया सी प्रतिक्रियाएं दो। और कुछ गलत लग रही है तो भी प्रतिक्रियाएं दो, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। हम प्रतिक्रियाएं सुनने के लिए जो है ना दोस्तों तैयार बैठे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।